अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है मेरे दर्द को जो जुबां मिले। ये कहानी जज्बात, मोहब्बत और गलत फहमियों पर मबनी है। इस कहानी में मिशाल और जहांगीर का जिक्र है। एक शोख मिजाज लड़की, एक मगरूर और जिद्दी लड़का। क्या ये इन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो पाएगी या फिर जिद, गलत फहमियाँ इनके रिश्ते को और ज़्यादा मुश्किल कर देंगी? तो जानने के लिए चलते हैं अब कहानी की जाने। रात भर बारिश बरसी थी। सुबह को बादल जैसे छुप से गए थे और दोपहर तक सूरज की किरणें हल्की होने से जमीन अभी भी हल्की हल्की गीली और फिसलन से भरपूर थी। इस वक्त 1 बज रहा था। इतवार का दिन था। विशाल हाथ में बिरयानी का बड़ा सा बर्तन पकड़े जल्दी जल्दी फरहीन के पोर्शन की तरफ जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ फोन कान से लगा हुआ था। देखो फरहीन, अगर आज भी तूने कहा ना कि नमक कम है तो मैं प्लेट तेरे सर पर मारूंगी। उबैद यानी में निगाहें नीचे की तेजी से चल रही थी, तभी अचानक सामने से आते वजूद से वो जोर से टकराए। पूरा बर्तन सीधा सामने से आते जहांगीर आलम पर उलट गया। पूरी बिरयानी जो काफी गर्म थी जहांगीर की सफेद शर्ट पर बह गई। विशाल के हाथ से फोन गिर गया। अस्तगफिरुल्लाह। उसे साकित निगाहों से सामने देखा, जहां जहांगीर के चेहरे पर बेपनाह गुस्सा चमका था। वो चंद सेकंड खामोश खड़ा अपनी बुरी तरह से खराब होती शर्ट को देख रहा था। तुम पागल हो? बलाखिर वो चिल्लाया। विशाल को भी गुस्सा आया। आप अंधे हैं क्या? सामने से ट्रक की तरह चले आ रहे हैं। उसे अपनी बिरयानी गिर जाने का बेहद अफसोस था। तुमने मेरी शर्ट का क्या हाल कर दिया? मुझे एक जगह अर्जेंट पहुंचना था और तुमने? जहांगीर ने नकाबले यकीन अंदाज में से देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, और आपने मेरी बिरयानी का जनाजा देखा है? वो भी चीखी तो जहांगीर के तन बदन में आग लग गई। तमीज नाम की कोई चीज है तुम्हें? विशाल फौरन आगे बढ़ी। तमीज? पहले रास्ता देखकर चला करे जनाब। उसे जहांगीर की शर्ट पर चुपके से चावल झाड़। हाथ मत लगाओ मुझे। वो फौरन 2 कदम पीछे हटा। ओ प्लीज। ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जिसमें मैंने तेजाब फेंक दिया हो। जहांगीर का पारा मजीद चढ़ गया। ये इटली से मंगवाई हुई शर्ट थी। 50 के सर्च से इटली की शर्ट धुल जाएगी। विशाल तंजी अंदाज में कहकर हंसी। उस समय फरहीन बाहर आए। विशाल, तुम बिरयानी लाई? उसकी नजर दोनों पर पड़ी तो अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए और वो साकित रह गई। जहांगीर गुस्से से खड़ा था, जबकि उसकी पूरी सफेद शर्ट पीली और नारंगी हो गई थी और मिशाल हाथ बांधे उसे घूर रही थी। यह अल्लाह, ये क्या हुआ? उसे बेख्तियार हंसी आई और अफसोस भी हुआ। गलती तुम्हारी दोस्त की है। जहांगीर ने गुस्से से सर झटका तो मिशाल ने फौरन से उंगली उठाई। और रेली, तुम्हारे भाई को लगता है कि जमीन इन्हीं की जागीर है। जहांगीर आगे बढ़ा। और तुम आंखों का इस्तेमाल ही करना भूल गई हो। कम अज कम लोगों पर चढ़ तो नहीं जाते। तुम सीधा मुझ पर बिरयानी फेंक चुकी हो। जानबूझकर नहीं फेंकी थी। विशाल ने दांत पीस कर गाँव पाव पटकती वहां से निकल गई। जहांगीर आलम उसे जाता देखकर गुस्से से सांस खींचता रह गया, जबकि फरहीन दीवार के साथ लगकर हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। भाई, आप वाकई बहुत डरावने लग रहे हैं। बिरयानी में लुथ रहे हो। जहांगीर ने उसे पलट कर घूरा तो फरहीन की हंसी को ब्रेक लगे। इसे को यहाँ ना आया करे। जब भी आती है सर पे दर्द करवाती है। वो बुड़बुड़ाता हुआ अंदर लौट गया। फरहीन खुलकर हंस पड़ी और अंदर किचन की तरफ बढ़ गई। अब उसे जमीन पर बिखरे चावल भी तो साफ करने थे। अगले दिन बस स्टॉप पर खड़ी मिशाल बार बार सड़क की तरफ देख रही थी, जबकि फरहीन मजे से चिप्स खा रही थी। यार, आज भी बस बहुत लेट है। इसे खाते खाते तबसरा किया तो मिशाल ने झिंझला कर उसे घूरा। और तुम्हें हर मुश्किल वक्त में खाने की पड़ी होती है। फरहीन कुछ बोलने ही वाली थी कि एक स्याह गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। विशाल ने चौंक कर देखा और चंद कदम पीछे हटी। ड्राइविंग सीट पर जहांगीर आलम था। सफेद शर्ट पर ब्लू जीन्स और संजीदा चेहरा और एक खास किस्म का रूप था। जहांगीर ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। फरहीन, बैठो, यूं नहीं छोड़ देता। विशाल ने फौरन दूसरी तरफ मुंह कर लिया। भाई, विशाल भी है। फरहीन ने कहा ही था कि इससे पहले के सामने आकर वो रुकी। विशाल 1 सेकंड जाए के बगैर बस की तरफ बढ़ गई। फरहीन हैरान रह गई। अरे सुन तो। मगर मिशाल पलटी ही नहीं। जहांगीर ने एक नज़र खिड़की से उसे देखा। वो जानबूझकर एक भी बार उसकी तरफ नहीं देख रही थी। फरहीन ने बेसाख्ता अपने होंठ दबाए। भाई, अपने खुद कभी सीधे मुंह बात की है उससे? जहांगीर ने बेनियाजी से स्ट्रिंग पर हाथ जमाए। मुझे फजूल बातें पसंद नहीं है। उधर बस में बैठते मिशाल ने खिड़की से बाहर देखा। जहांगीर की गाड़ी अब भी वही खड़ी थी। उसे और गुस्सा चढ़ गया। लिफ्ट देने से कौन सा पेट्रोल खत्म हो जाता? वो बुड़बुड़ाए। दे भी देता तो कौन सा मैं बैठ जाती। उसने मिस की नजर बाहर की। जहांगीर आलम भी अब उसे ही देख रहा था।
विशाल फौरन से हट गई। अच्छी बात नहीं है, अल्लाह की कसम। उसे जहांगीर का रवैया बहुत बुरा लगा था। आया बड़ा एटीट्यूड दिखाने वाला। वो बुड़बुड़ाती हुई बस में यूनी की तरफ रवाना हो गई। भाई, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, फरीन ने डरते डरते अपने भाई से कहा, मगर उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। क्लास खत्म होते ही विशाल ने किताबें बंद की और लंबी सांस ली और बैग कंधे पर डाल कर बाहर निकली तो अचानक एहसास हुआ कि फरीन आज पूरे लेक्चर में नजर ही नहीं आई। विशाल ने भुए सुकेर कर इधर उधर देखा। ये लड़की गई कहाँ? मेरे सामने तो यूं नहीं आई थी अपने एटीट्यूड वाले भाई के साथ। उसे फौरन बैग से फोन निकाला और फरहीन को कॉल मिलाई, मगर फोन बंद था। कहाँ जा सकती है? अब उसे वाकई ही तशवीश हुई थी। वो तेजी से कॉरिडोर से गुजरी, लॉन में झांका, फिर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ी, मगर अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। कोने वाली टेबल पर फरहीन बैठी थी और उसके सामने सारिम मौजूद था। उन दोनों के दरमियान कॉफी के कप पड़े थे, जबकि फरहीन हंस हंस कर बातें कर रही थी। विशाल की आंखें हैरत से फैल गई। वो तेज कदमों से उसकी टेबल तक पहुंची। फरहीन, बात सुनो जरा। फरहीन, जो सारिम को देखने में मसरूफ थी, बुरी तरह से चौंकी। मिशाल मिशाल ने बाजू बांध कर सारिम को ऊपर से नीचे तक देखा। ऊंचा लंबा कर, ब्राउन शर्ट पर जीन्स की पैंट। वो फौरन कड़ी नजरों से उसे देखने लगी। ये कौन है? फरहीन ने घबरा कर सारिम को देखा। दोस्त है। मिशाल ने मशकूक अंदाज में आंखें सुकेरी। दोस्त है, कुछ और? फरहीन के होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। यही समझ लो इंस्पेक्टर रानी। विशाल ने हैरत से मुंह खोला। गुन्नी मीसनी? मुझे बताई भी नहीं। विशाल ने उसे रजिस्टर मारा और सारिम हंस पड़ा। गुन्नी मीसनी, ये कौन सी जुबान है? उसने मिशाल से सवाल किया। विशाल ने फौरन उंगली उठा। अब दरमियान में मत बोले प्लीज, मैं अभी अपनी दोस्त के लिए क्लास ले रही हूँ। फरहीन हंस पड़ी। अब पता चल गया ना मेरी माँ। विशाल मशकूक अंदाज अपनाए कुर्सी खींचकर बैठ गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम और मोहब्बत। सारिम ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। वैसे मोहतरमा, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? जी हाँ, ये तो मुझसे नोट्स मांगते हुए भी शर्माती थी, अब क्या? अब कहा मोहब्बत जैसा रोग खुद को लगा लिया। फरहीन ने फौरन उसके बाजू में चुटकी काटी। खामोश हो जा मेरी माँ। मगर मिशाल के हाथ फरहीन को तंग करने का बहाना लग चुका था। थोड़ी देर बाद तीनों बातें करते कैफेटेरिया से बाहर निकले। सारिम फरहीन के साथ आराम से चल रहा था, जबकि मिशाल मुसलसल से छेड़ती उनके पीछे चल रही थी। तो जनाब, कब से चल रहा है ये सब? बस कुछ महीनों से। मिशाल ने मुंह बसोड़ा। और मुझे आज पता चल रहा है। वाह बेवफा औरत। फरहीन शर्मिंदा सी हंसती। इस दौरान विशाल की नजर यूनिवर्सिटी गेट पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने जहांगीर आलम स्याह गाड़ी के साथ टेक लगाए सीने पर बाजू लपेटे उन दोनों को देख रहा था। वो उनकी तरफ देख रहा था। विशाल के तो जैसे औसान खता हो गए, तेरी शामत आ गई। उसे फरहीन के कान में सरगोशी की। क्या? विशाल ने फौरन उसका बाजू पकड़ा। तेरा खड़ूस भाई खड़ा है सामने। फरहीन ने नजर उठाई तो वाकई जहांगीर को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उधर सारिम अभी बेखबर खड़ा था। अब जाए सारिम, प्लीज अभी जाए। क्यों? सारिम हैरान हुआ। बाद में बताती हूँ ना, प्लीज। रोहान से लहजे में कहकर उसने इशारे से उसे दूसरी तरफ जाने को कहा। सारिम उलझते हुए खामोशी से चला गया। विशाल फौरन पीछे हट गई। मैं बस में जाऊंगी, तुम ही जाओ अपने फजूल भाई के साथ। फरहीन का दिल लड़सा। विशाल प्लीज। नहीं भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है। विशाल ने साफ हरी झंडी दिखाई। फरहीन घबराहट में अकेली जहांगीर की तरफ बढ़ी। जहांगीर की नजरें अब भी सारिम के वजूद पर टिकी हुई थी। आप आगे भाई। उसे अपना लहजा नॉर्मल रखा और मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ बढ़ी तो जहांगीर ने सर्द निगाहों से उसे देखा। वो लड़का कौन था? फरहीन का दिल धक से रह गया। कौन? उसकी सीटी गुम हो गई जिसके साथ तुम दोनों खड़ी थी। उसकी आवाज़ खतरनाक हद तक ठंडी थी। फरहीन के हाथ ठंडे पड़ गए। वो जानती थी कि अगर सच बोला तो क़यामत आ जाएगी। वो मिसाल उसे जानती है, मैं नहीं, शायद उसका दोस्त था। चलने में मुकम्मल खामोशी छाई रही। जहांगीर की नजरें आहिस्ता आहिस्ता मिसाल की तरफ उठी, जो दूर खड़ी बस आने का इंतजार कर रही थी। जहांगीर। वो दोबारा फरहीन की तरफ मुतवजा हुआ। मिसाल का दोस्त? जी जी। फरहीन ने सरद से दोबारा दूसरा झूठ बोला। जहांगीर के चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। फरहीन ने नजरें चुला रही। शायद नया दोस्त होगा। मिशाल ने दूर से दोनों को देखा तो उसका दिल डूबा। या अल्लाह, ये मुझे क्यों देख रहा है इसे? तभी जहांगीर चंद कदम आगे आया और उसने मिशाल को आवाज लगाई। वो चौंक गई। फरहीन ने बेबसी से उसे देखा। मिशाल आहिस्ता आहिस्ता चलती करीब आई। जहांगीर की नजरें उस पर जम गई। वो लड़का तुम्हारा दोस्त है? विशाल ने पहले फरहीन को देखा जो खौफजदा खड़ी थी, फिर जहांगीर को और अगले ही लम्हे से मामला
समझ आ गया। उसकी आंखें फैली। ये क्या बकवास। फरहीन ने फौरन से उसका हाथ दबा दिया। उसने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसकी आवाज में सख्ती डर आई थी और मिशाल को शदीद गुस्सा आया। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई मुजरिम हो। तो अगर दोस्त भी है तो मसला क्या है? जहांगीर का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। यूनिवर्सिटी पढ़ने आई हो ये सब करने? एक्सक्यूज मी। मिशाल चिल्लाई। आवाज नीचे रखो। जहांगीर ने उंगली उठाकर कहा तो मिशाल छल भून गई। आप होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले? फरहीन वो फौरन से बीच में आए। प्लीज लड़े मत। अगर वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो। विशाल ने फौरन जहांगीर की बात काटी। तो किसने कहा पसंद करे मुझे? जहांगीर ने अपनी मुट्ठियां बींची। चंद में खामोशी छाई रही। विशाल गुस्से से पलटे। और वैसे भी ये मेरी जिंदगी में जिससे चाहूँ बात कर। ये कहकर वो तेजी से बस की तरफ बढ़ गई जबकि पीछे जहांगीर आलम उसे जाता हुआ दिख रहा था। और पहली बार उसके जहन में विशाल के बारे में एक गलत तासुर बैठ चुका था। रात काफी हो चुकी थी। जहांगीर आलम घर पहुंचा तो उसका जहन काफी उलझा हुआ था। अभी वो सोफे पे बैठा ही था कि मुलाजिम करीब आया। बड़ी साहब ने आपको कमरे में बुलाया। जहांगीर ने इस बात में सर हिलाया और अपने वालिद साहब के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर पहुंचते ही उसे मालूम हुआ कि कमरे में वालिद साहब के साथ उसकी फूफो बैठी है। फूफो यानी मिशाल की वालदा नाइमा बेगम। पहले से कई ज्यादा कमजोर लग रही थी और काफी दिनों बाद उनके पोर्शन में वो आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? फूफो ने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। बस ठीक हूँ बेटा। जहांगीर उनके पास बैठ गया। तभी उनके वालिद ने अपना गला खनकारा। जहांगीर, हम तुमसे जरूरी बात करना चाहते हैं। वो खामोशी से उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। जहांगीर तो जैसे चंद सेकंड समझ ही ना पाया। उसका चेहरा साकित हो गया। क्या? फूफो ने नम आंखों से उसे देखा। बेटा, मैं अपनी जिंदगी में मिशाल को तुम्हारे साथ बसा हुआ देखना चाहती। मिशाल का नाम सुनते उसकी आंखों में अजीब सख्ती उभरी। अबू, मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो कहना चाहता था मगर उसके वालिद ने अगले लम्हे उसकी जुबान तंग कर दी। डॉक्टर ने इनकी बीमारी की आखिरी स्टेज पर बताया है। जहांगीर का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। फूफो ने फौरन नजरें चुराई। बस दुआ करो बेटा। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। जहांगीर के अंदर मौजूद सारा गुस्सा अचानक कहीं दब गया। उसने फूफो को देखा जिनकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि वो मिशाल की शादी अपनी जिंदगी में कर देना चाहती थी। उससे मुट्ठियां भींच ली। वो जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो यह औरत टूट जाएगी। जैसा आप लोग को बेहतर लगे। फूफो की आंखों में फौरन चमक आ गई। सच? जहांगीर ने बमुश्किल सर हिलाया मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सिर्फ सख्ती और सर्द मैरी थी। और कहीं बहुत दूर एक अजीब सी नफरत थी क्योंकि उसके जहन में इस वक्त सिर्फ मिशाल की आवाज गूंज रही थी। मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहूं बात करूं। उसने खामोशी से उठकर कमरे से बाहर कदम रखा। दरवाजा बंद होते ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। आंखों में नागवारी साफ उभर आई। वो दीवार के साथ चंद में खड़ा रहा और फिर सख्ती से हंस पड़ा। कमाल है, एक ऐसी लड़की जिससे वो बात तक नहीं करना पसंद करता अब वही उसकी बीवी बनने वाली थी। मिशाल बेड पर नींद दराज कमरे में आराम कर रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी सुरख आंखें साफ नजर आ रही थी। सामने खुली डायरी पर आंसू का एक कतरा गिरा। पागल आदमी, वो धीरे से बुड़बुड़ाई। पूरा दिन उसके दिमाग में सिर्फ जहांगीर की सर्द निगाहें ही घूमती रही। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। ये जुमला बार बार उसके दिल में चुभ रहा था। इस दौरान दरवाजा खुला और फरहीन तेजी से अंदर आई। विशाल। विशाल फौरन संभली। हाँ, क्या हुआ? फहीम बेचैनी से उसके बराबर में आई। सानी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। विशाल चौंकी। इस वक्त? क्यों? फरहीन ने होंठ काटी। वो जिद कर रहा है। विशाल अब पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा हो। तू मना कर दो ना, दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है वो। फरहीन की आंखों में आंसू चमके। मैंने कहा था मगर वो कह रहा है कि आज नहीं मिली तो सब खत्म। उसकी आवाज भरा गई। वो मुझसे नाराज है मिशा। अरे पागल, कोई नॉर्मल इंसान ऐसी धमकियां देता है? फरहीन बेबसी से उसे देखने लगी। तुम नहीं जानती, वो बहुत गुस्से में था। विशाल ने गौर से उसे देखा। कहाँ बुलाया? दोस्त की कॉफी शॉप पर। अच्छा, तुम अकेली जाओगी? विशाल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फरहीन खामोश हुई। फरहीन, दिमाग खराब है तुम्हारा? विशाल भड़क उठी। फरहीन ने मासूमियत से उसे देखा। तो तुम चल लो ना। विशाल फौरन सीधी बैठी। मैं हरगिज नहीं। वैसे तुम्हारा भाई मुझे देखकर ऐसे घूरता है जैसे मैं इंटरनेशनल मुजरिम। फरहीन हल्का सा हंसी। उसे सुकून मिला था ये सुनकर कि विशाल उसकी गलतफहमी के बारे में कुछ नहीं चाहती। वैसे भाई को पता चलेगा तब ना। विशाल ने आंखें सुकेड़ी।
तुम दोनों के चक्कर में एक दिन मेरी जान जानी है। फरहीन फौरन उसके करीब आई। प्लीज यार, आखिरी बार, बस आज मेरे साथ चल लो, मुझे डर लग रहा है। विशाल झंझलाई थी। मुझे सारिम की शक्ल से ही मसला लगता है। फरहीन चौंकी। क्यों? पता नहीं, उससे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती। फरहीन खामोश हो गई। विशाल ने चंदमी से देखा। ठीक है, चलूंगी। फरहीन का चेहरा खिल उठा। सच? हाँ, लेकिन अगर वहां कोई ड्रामा हुआ ना तो मैं तुम दोनों को छोड़कर भाग जाऊंगी। फरहीन हंस पड़ी, फौरन से उसे गले लगा लिया। थैंक यू। विशाल ने बेजारी से आंखें घुमाई। हाँ हाँ, ज्यादा जज्बाती मत हो। अब गलत मोहब्बत करके मेरे गले पड़ गए हैं। फरहीन हंसते हुए अलग हुई, मगर जैसे ही फरहीन अलग हुई उसकी नजर विशाल की नम आंखों पर गई। वो ठहर गई। तुम रो रही थी? यही तो। वो बोली, और फिर आंखें लाल क्यों है? विशाल ने फौरन तकिया उठाकर उसे मारा। क्योंकि तुम्हारी बकवास सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया है। और फरहीन हंसते हुए दोनों इससे लिपट गए। कॉफी शॉप के पिछले हिस्से में गैर मामूली हद तक खामोशी थी। विशाल दूर टेबल पर बैठी बार बार फरहीन की तरफ देख रही थी, जबकि सामने सारी मुसलसल कुछ कहे जा रहा था। शुरू में ये सब नॉर्मल लग रहा था, फिर अचानक विशाल ने देखा कि फरहीन का चेहरा उतरने लगा था। विशाल उसकी उनकी नजरें बचाकर उठ खड़ी हुई। सारिम प्लीज, आवाज आहिस्ता रखो। फरहीन घबरा रही थी। सारिम ने झिंझलाकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? फरहीन ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर सारिम की गिरफ्त मजबूत थी। हाथ छोड़ो मेरा। सारिम ने नफी में सह रहा है, पहले चलो मेरे साथ। वो जबरदस्ती उसे खींचकर वहां बने एक रूम में ले गया। फरहीन की आंखों में खौफ आ गया। सारिम, भी क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। फरहीन चिल्लाई थी। विशाल अब उनके पास पहुंची। उसे दरवाजे को पूरी कुव्वत लगाकर धक्का दिया। दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और विशाल ने आगे बढ़कर फरहीन को अपनी तरफ खींचा। सारिम अब बाकी आपे से बाहर हो चुका था। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने इसे भी यहाँ बुलाया? मैंने मना किया था ना। वो दोबारा फरहीन की तरफ बढ़ा और उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। फरहीन दर्द से सिसक उठी। विशाल की नजर फौरन पास रखी बारी गुलदान पर पड़ी। अगले लम्हे उसने गुलदान उठाकर सारिम के सर पर दे भरा। वो लड़खड़ाया। चंद सेकंड खाली नजरों से उन्हें देखता रहा, फिर जमीन पर गिर गया। फरहीन के मुंह से चीख निकली। यह अल्लाह, ये मर तो नहीं क्या? दफा कर इसे, भाग यहाँ से। विशाल ने फरहीन का हाथ पकड़ा और दोनों तकरीबन दौड़ती हुई कॉफी शॉप से बाहर निकली। फरहीन बुरी तरह से कांप रही थी। विशाल, मुझे डर लग रहा है। विशाल ने गहरी सांस भरी। मुझे भी लग रहा है। मैंने पहली बार किसी के सर पर गुलदान मारा है। वो दोनों जल्दी से रिक्शा में बैठी। पूरा रास्ता फरहीन खामोश रही, जबकि विशाल बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। घर पहुंचते वो जैसे फरहीन के कमरे में आई तो फरहीन फौरन से विशाल से लिपट कर पूट पूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था वो ऐसा है। विशाल ने उसे गले से लगा लिया। चुप, अब खत्म हो गया सब। फरहीन ने रोते उसे देखा। वो पहले ऐसा नहीं था। विशाल थकी थकी सी मुस्कुराई। अब मेरी बात गौर से सुनो। फरहीन ने नम आंखों से उसे देखा। आज के बाद उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना, बिल्कुल सब खत्म। विशाल पहली बार सख्त है बोली। जो लड़का गुस्से में तुम्हारा हाथ मरोड़ सकता है ना, वो कल तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। फरहीन खामोशी से रोने लगी। विशाल ने उसका फोन उठाया। नंबर कहाँ है उसका? फरहीन ने हिचकिचाते हुए फोन अनलॉक किया। विशाल ने फौरन सारिम का नंबर ब्लॉक किया। फिर उसकी चैट, तस्वीर और वॉइस नोट सब डिलीट करने लगी। फरहीन बेबस नजरों से उसे देखती रही। विशाल ने उसकी एक न सुनो। आज रो लो, मगर कल से सब खत्म, समझी मोहतरमा? फरहीन ने धीरे से सर हिलाया। अगर तुम साथ न होती ना तो आज पता नहीं क्या हो जाता। विशाल ने गहरी सांस ली और उसे मजबूती से गले लगा लिया, मगर उसके अपने हाथ भी अब तक हल्के हल्के कांप रहे थे। रात पर फरहीन डर के मारे ठीक से सो न सकी। कभी चौंक कर उठ पड़ती तो कभी रोते हुए विशाल का हाथ पकड़ लेती। विशाल वहीं उसके कमरे में उसके साथ दिलजुई के लिए ठहर गई थी। काफी देर बाद जाकर दोनों की आंख लगी। सुबह सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आई तो विशाल ने आंखें मलते हुए उठ खड़ी हुई। या अल्लाह, मैं तो अपनी पोर्शन जाना ही भूल गई। अम्मी परेशान होंगी। फरहीन अब भी सो रही थी। विशाल खामोशी से बेड से उतरी, बाल समेटे और आहिस्ता से कमरे से निकली। जैसे ही सीढ़ियां उतरकर हॉल में आई तो सामने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा था। अरे विशाल बेटा, कहाँ जा रही हो? विशाल फौरन रुक गई कि वो अपने पोर्शन। ममानी मोहब्बत से उसके करीब है। पहले नाश्ता तो कर लो हमारे साथ। विशाल ने फौरन इनकार किया। नहीं ममानी, मैं घर जाकर कर लूंगी। क्यों? उन्होंने मसनूई खफकी से पूछा। बाद में तो तुमने पहले यही नाश्ता किया हो करना है ना? विशाल चंद सेकंड उन्हें देखती रही। जी। उसे उनका मतलब समझ ना आया था। इस वक्त उसके मामू भी अखबार हाथ में लिए
डाइनिंग पर टेबल पर आकर, आओ बेटा आओ, अब शर्माने की जरूरत नहीं है। विशाला बाकी उलझ गई, क्या मतलब है? ममानी हंस पड़ी, तुम्हारा और जहांगीर का रिश्ता तय हो गया है। एक लम्हे को मिशाल को लगा कि इसने गलत सुना है, और 2 दिन बाद शादी है तुम दोनों की। उसके हाथ से मोबाइल तकरीबन छूटते छूटते बचा। चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। हाँ, हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी। विशाल साकित खड़ी थी, दिमाग जैसे सुन हो गया। जहांगीर आलम, वो खड़ूस मगरूर हर वक्त घोड़े वाला इंसान। उसकी सांस तेज चलने लगी। तसव्वुर में जहांगीर का सर चेहरा उभरा। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। विशाल के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वो मुझसे नफरत करता है। वो बेख्तियार बुड़बुड़ाए। वो मानी चौंकी। क्या कहा? विशाल फौरन खामोश हो गई। उसी लम्हे सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। विशाल का दिल जोर से धड़का। उसने बेख्तियार एक कदम पीछे हटाया। चंदमों के लिए दोनों की नजरें मिली। मिशाल की पहली बार मिशाल को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ था कि उसे संभलने का मौका ही न मिला। 2 दिन बाद वो सुर्ख जोड़े में बैठी निकाह के अल्फाज सुन रही थी। हाथ कांप रहे थे, दिल अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। एक लम्हे को उसने नजरें उठाकर सामने बैठे जहांगीर को देखा। स्याह शेरवानी में वो हमेशा की तरह सख्त और स्पार्ट चेहरा लिए हुआ था। न चेहरे पर खुशी थी और ना ही कोई नर्म तासुब। तभी मौलवी साहब की आवाज उठी। मिसाल बिनते अहमद, क्या आपको जहांगीर आलम वल्द आलम हुसैन से ये निकाह कबूल है? कबूल है। विशाल ने चंद में अपनी अम्मी की तरफ देखा। वो उनकी बीमारी जान चुकी थी। आंखों से आंसू टपका, और इसी तरह से 3 बार उसने कबूल है कहकर ये रिश्ता कबूल किया। फिर उसे जहांगीर की भारी आवाज सुनाई दी। विशाल का दिल अजीब तरह से धड़का। निकाह मुकम्मल होते ही कमरे में मुबारकबाद का शोर गूंज उठा। मगर मिशाल को लगा जैसे उसकी जिंदगी अचानक किसी अनजान मोड़ पर आ गई। रात काफी गुजर चुकी थी। उसे अब जहांगीर के कमरे में पहुंचा दिया गया था। मिशाल अब जहांगीर के कमरे में बैठी थी। बारी लहंगा बेड पर फैलाए वो उसी की मुंतजिर थी। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। बार बार दरवाजे की तरफ देखती, हर आहट पर चौंक जाती, मगर वक्त गुजरता गया और जहांगीर ना आया। मिशाल ने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। कितना एटीट्यूड है इस आदमी में। वो धीरे से बुड़बुड़ाई। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो दिल ही दिल में खुद को समझा रही थी कि उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क पड़ रहा था। आखिर थकन से हार कर बेड के कोने में लेट के आंखें बंद होती नींद से अपनी आगोश में लेट गया। फिर रात की किसी पहर अचानक उसकी आंख खुली। कमरे की लाइट बंद थी और टेबल लैम्प की मदम रोशनी फैली हुई थी। विशाल ने नीम घोनूदगी में इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर सोफे पर पड़ी। जहांगीर वहां सो रहा था। सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी और एक बाजू आंखों पर रखा था। विशाल चंद में उसे खामोशी से देखती रही। उसका दिल धक से रह गया था। वो आहिस्ता से बेड से उतरी और सोफे के करीब आई। जहांगीर, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसने हिचकिचाते हुए दोबारा उसे पुकारा, पर जहांगीर ने आहिस्ता से बाजू हटाया और आंखें खोली। विशाल चंद लम्हे बोल ही ना सकी। वो उससे पूछने की हिम्मत पैदा करने लगी, फिर धीरे से पूछ लिया, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? वो खामोशी से उसे देखता रहा। विशाल ने नजरें चुराई। बेड पर आ जाए ना। चंद सेकंड मुकम्मल खामोशी रही, फिर जहांगीर आहिस्ता से सोफे पर से उठ गया। तुम्हारे साथ मैं कभी बेड शेयर नहीं कर सकता। विशाल जैसे साकित रह गए। चंद में वो बस उसे देखता रहा। जब शायद यकीन ना आया कि पहली रात जहांगीर आलम उसको ऐसा भी कुछ कह सकता है। उसकी हालत में कुछ अटका। आंसू का गोला फंसा। क्या मतलब? जहांगीर ने नजरें हटाई। जो सुनाई वही मतलब है। विशाल की आंखों में बे इख्तियार नमी उतर आई, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। इतनी नफरत करते हो मुझसे? जहांगीर के चेहरे पर सख्ती नुमाई हुई। मुझे ड्रामे पसंद नहीं विशाल। मैं ड्रामा कर रही हूँ? वो पहली बार टूट कर बिखर गई। आपने मुझसे शादी की। उसने उसे याद दिलाया। जहांगीर तल्खी से हंसा। मैंने? वो आहिस्ता से खड़ा हुआ। शादी मेरे ऊपर थोपी गई है। उसका हर लफ्ज जैसे सीधा विशाल के दिल पर लगा। एक बात हमेशा याद रखना। उसके करीब आकर रुका। मैं तुम जैसी लड़की पर कभी एतबार नहीं कर सकता। विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम जैसी लड़की? जहांगीर ने सर्द नजरों से उसे देखा। तो फिर शादी क्यों की? जहांगीर ने नजरें फेर ली अपनी फूफो के लिए। ये जुमला आखिरी जर्ब था। मिशाल ने होंठ बीच ली ताकि आंसू बाहर ना आ सके। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। फिक्र न करें, आपको कभी मजबूर नहीं करूंगी। जहांगीर खामोश रहा। मिशाल पलटी और वापस बेड की तरफ चली गई। मगर उस रात पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो अनचाही है, और अनचाहों की कोई जिंदगी नहीं होती। अगली सुबह नाश्ते के बाद मिशाल बेड पर जहांगीर की सफेद शर्ट फैलाए
एहतियात से इस्त्री कर रही थी। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ा भी रही थी, पता नहीं वो रोज इतनी सफेद शर्ट क्यों पहनते हैं, इंसान है या वॉशिंग पाउडर का इश्तिहार। उसने अपने गम को छुपा लिया, दुनिया के सामने मुस्कुरा रही थी। उस वक्त दरवाजा खुला और जहांगीर अंदर आया, और अगले लम्हे उसकी नजरें विशाल के हाथ में अपनी शर्ट पर पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ा और शर्ट उसके हाथ से खींच लूं। मेरे किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। विशाल दंग रह गई। मैं तो सिर्फ उसे वजाहत देनी चाहिए, मैंने कहा ना जरूरत नहीं। उसका लहजा इतना सर्द था कि विशाल का दिल जल उठा। वाह, जैसे मैं शौक से अपनी नौकरानी बनी हूं ना। उसे दिल की बरास निकाली, आंखें नम हो गई। जहांगीर ने बिना जवाब दिए शर्ट उठाई और दूसरी तरफ चला गया। विशाल ने गुस्से से इस्त्री मेज पर पटक दी, फिर चेहरा हाथों में गिराए रो पड़ी। अगले दिन वो सुबह सवेरे कहीं निकल गया था और वो अपनी वालदा के पास उनके पोर्शन में चली आई। तुम खुश हो ना? उसकी वालदा ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। दिल के जख्म अब कहाँ उन्हें दिखाती, जो पहले ही अपनी जिंदगी से परेशान थी। बाबा तो थे नहीं, और अब माँ भी। उसका दिल भर आया। रात होती अपनी वालदा के कहने पर वो अपने ससुराल चली गई, जहाँ रात के खाने पर सब बैठे थे। विशाल ने सलाम किया और खामोशी से जहांगीर के बराबर बैठकर उसकी प्लेट में सालन निकालने लगे। कितनी फकर करती है ना तुम्हारी बीवी। ममानी मुस्कुराई तो जहांगीर ने फौरन प्लेट पीछे कर ली। मैं खुद दे सकता हूँ। विशाल का हाथ वहीं रुक गया। जी हाँ, ये तो दुनिया की सबसे खुद मुख्तार इंसान है। फरहीन के लुकमा देने पर सब हंस पड़े, मगर विशाल मुस्कुरा भी न सकी और बगैर खान खाए बहाना बनाकर कमरे में चली गई। आखिर मेरी गलती क्या है? उसे आने में खुद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रही है। विशाल ने जहांगीर के कमरे में आने से पहले ही अपना बिस्तर जमीन पर लगा दिया था। उसे वाकई दुख होता था, मगर अब वो क्या कर सकते थे। हाय रे किस्मत, अपने आंसू अपने अंदर उतारे ही वो सो चुकी थी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो जहांगीर जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, और तब उसकी शर्ट का बटन टूट गया। वो झिंझलाकर दूसरी शर्ट ढूंढने लगा। उसके कपड़े अब इस्त्री नहीं थे। विशाल ने उसके कहने पर उसका काम करना छोड़ दिया था। वो जो बिस्तर से ये तमाशा देख रही थी, खामोशी से उठी और सुई धागा ले आई। इधर देख, 2 मिनट में लगा देती हूँ। जहांगीर ने उसकी कलाई थामकर बुरी तरह से झटक दी। रहने दो। विशाल का दिल दुख से भर गया। इतना भी क्या मसला? उसकी आवाज आंसू में डूब गई। मुझे तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए। विशाल को जैसे आग लगी। उसे सुई धागा बेड पर फेंकते हुए उसकी तरफ देखा। आप खुद को समझते क्या है? जहांगीर ने सर्द नजरों से उसे देखा। बदनसीब। जानती हो क्यों? क्योंकि एक आवारा बदचलन लड़की मेरी जिंदगी में है। लेकिन अब क्या किया जाए, मेरा नसीब ही खराब है। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने अल्फाज पर पछताएंगे आप। मगर जहांगीर उसकी तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया, उसके पूरे वजूद को तोड़कर। 2 दिन तक उनमें कोई बातचीत न हुई। तीसरे दिन उसने देखा कि वो बार बार अपनी कनपट्टी मसल रहा है। जहांगीर के सर में दर्द था, वो सोफे पर आंखें बंद के बैठा था। विशाल खामोशी से दवा ले आई। ये ले ले। वो दिल के हाथों मजबूर थी। जहांगीर ने आंखें खोलकर उसे देखा। जरूरत नहीं है, तुम जिंदगी में अब आ गई हो ना, तो ये सर दर्द दवाई से भी कम नहीं होगा। विशाल उसकी कड़वे जवाब पर बस खामोशी से उसे देखेगी। वो हर बार उसके वजूद को दुत्कार कर उसे एक दो कोड़ी का कर देता था। उसी शाम लॉन में बारिश शुरू हुई। मुलाजिम कपड़े उतारना भूल गए। विशाल भाग कर कपड़े समेटने लगी, तभी उसने देखा कि जहांगीर की कीमती घड़ी भी वहीं मेज पर रखी है। वो फौरन उठाने लगी, मगर जहांगीर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। छोड़ो उसे, बहुत कीमती है। मगर तुम क्या जानो कीमती क्या होता है? तुम तो हर वक्त दूसरों को जो मुयस्सर होती है। विशाल की आंखें आंसू से भर गई। शर्रा, वो चिल्लाई। उसका जब्त आखिर टूट गया। तो फिर जला दे अपनी चीजें। मुझे क्या? वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर जबान गंग रह गई। इसने गुस्से से कपड़े उसके सीने पर मारे और रोते हुए इधर चली गई। आज फरहीन ने विशाल के कमरे में कदम रखा था और बेड पर बैठी मोबाइल चला रही थी, जबकि विशाल खामोशी से ड्रेसिंग के सामने बैठी बाल बना रही थी। तभी अचानक फरहीन का फोन बजा। उसे अनजान नंबर से कॉल आई। उठाना मत, कहीं तुम्हारा वो गुलदान शहीद दोबारा जिंदा ना हो गया हो। फरहीन हंस दी, मगर फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ चंद में खामोशी रही, फिर एक मर्दाना आवाज निकली। फरहीन साहिबा? पहुंचाऊं की? जी कौन? नाम जानकर क्या करेंगे? फरहीन ने अचंभे से फोन को देखा। देखिए, अगर फजूल बात करनी है तो फोन बंद कर रही है। दूसरी तरफ अजीब सी हंसी सुनाई दी। मैं फिरोज हूँ। फरहीन ने उलझन से पेशानी मसली। कौन फिरोज? उससे सवाल किया। वही जो आपके भाई की शादी में आप पर दिल हार बैठा था। विशाल ने फौरन गर्दन मोड़ी। कौन है? फरहीन ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। देखिए मिस्टर,
مجھے اس نام نہاد رابطوں پر یقین نہیں ہے۔ فیروز کی آواز پرسکون رہی۔ مطلب اگر واقعی پسند کرتے ہیں تو غیر رشتہ پہ چاہیے، ایسے کالز کر کے مجھے متاثر نہ کرے، میں متاثر نہیں ہوتی۔ مشال نے حیرت سی آنکھیں بھرائی۔ فیروز آہستہ سے ہنسا۔ اتنا مشکل امتحان؟ جی ہاں، اگر ہمت نہیں تو دوبارہ فون مت کیجیے گا، یہ کہہ کر فرحین نے کال کاٹ دی۔ یہ کون تھا؟ مشال نے فوراً آگے آ کر اس سے پوچھا تو فرحین نے بے نیازی سے فون اس کی طرف پھینکا۔ پتہ نہیں، کوئی سارین ٹائپ ہی ہوگا۔ مشال خاموش ہو گئے۔ اگلے دن دوپہر میں گھر کا ماحول اچانک بدلا۔ ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے تھے۔ مشال اور فرحین سیڑھیاں اترتے حیران نظروں سے ایک سے دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیچے پہنچتے ممانی نے خوشی سے فرحین کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا مبارک ہو۔ فرحین چونکی۔ کس بات کی؟ اسی لمحے سامنے بیٹھی ایک نفیس سی خاتون مسکرائی۔ ہم اپنی بیٹی فیروز کے لیے آپ کا رشتہ مانگنے آیا ہے۔ فرحین جیسے ساکت رہ گئی۔ مشال کا منہ پورے کا پورا کھل گیا۔ یہ وہی فون والا؟ اسے بے ساختہ کہا تو فرحین نے فوراً سے اسے کوہنی ماری۔ ادھر دروازے کے پاس بیٹھے انتہائی شاندار پرسنالٹی کے مالک فیروز پر ان کی نظریں اب گئی تھی۔ سفید شلوار قمیض، پرسکون چہرہ اور ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ فرحین کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ فرحین کا دل عجیب سا دھڑکا۔ یہ واقعی وہی آواز تھی۔ وہ بے اختیار مشال کے قریب ہو گئے۔ یا اللہ، یہ تو واقعی رشتہ لے آیا۔ مشال ہنسی روکنے لگی۔ تم نے خود ہی چیلنج کیا تھا محترمہ اسے۔ ادھر فیروز کے والد بول رہے تھے کہ ہماری بیٹی نے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے ضد کی ہے۔ فرحین نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ پھر اچانک اسے سارم یاد آیا۔ وہ دھمکیاں، وہ زبردستی، اسے بے اختیار جھرجھری لیے پھر سامنے بیٹھا یہ شخص فیروز، جس نے ایک فون کے بعد سیدھا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ فرق صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس بار گلدان مارنے کی ضرورت نہیں لگ رہی تھی۔ مشال مسکرائی تھی اور فرحین بے اختیار ہنستی، جبکہ سامنے بیٹھا فیروز پہلی بار اسے مسکراتا دیکھ کر واقعی دل ہار بیٹھا تھا۔ چٹمنگنی پٹ پیا والا معاملہ ہوا تھا۔ شادی کی پہلی رات فرحین شدید گھبراہٹ میں بیٹھی تھی، مگر فیروز کا رویہ حیران کن حد تک نرم تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام کر محبت بھرے لفظوں سے اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں فرحین۔ فرحین نے نگاہیں جھکا دی۔ فیروز ہلکا سا مسکرایا۔ بس ایک چیز سے ہمیشہ نفرت رہی ہے مجھے۔ کیا؟ فرحین نے دھیرے سے کہا۔ وہ لڑکے جو شادی سے پہلے ریلیشنز میں رہتے ہیں۔ فرحین کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ سارن اس کے ذہن میں ابھرا۔ فیروز بے خبری میں بولتا رہا، مگر فرحین جیسے جم سکی۔ میرے لیے وفاداری سب سے اہم چیز ہے۔ فرحین کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ اسی رات آدھی رات کو اس کا فون بجا۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی کیونکہ فیروز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف سارن تھا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ مجھ سے جان چھوٹ گئی؟ فرحین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کون ہے؟ فیروز نے فرحین سے پوچھا تو وہ بوکھلائی۔ مشال بھابی ہے۔ اسے فیروز سے صاف جھوٹ بولا اور دوسری طرف سارن کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ اپنے شوہر کو سچ بتاؤ گی یا میں خود بتاؤں؟ فرحین خوف سے کانپ گئی۔ پلیز مجھے فون مت کرو، اسے گھبرا کر کہا تو فیروز اس وقت واش روم میں تھا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے فرحین۔ کال کٹ گئی اور اس رات کے بعد مسلسل 3 دن تک یہی ہوتا رہا۔ کبھی دھمکی امیز کال تھا، کبھی میسیجز، کبھی ان دونوں کی پرانی تصویریں بھیجتا۔ فرحین خوف میں جینے لگی تھی۔ ادھر فیروز کو لگنے لگا کہ وہ اسے دور دور رہتی ہے۔ وہ جتنا قریب آنے کی کوشش کرتا فرحین اتنا ہی گھبرا جاتی۔ آخر ایک رات سارن نے دھمکی دی جس نے فرحین کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر واپس نہ آئی تو سب کچھ تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا۔ فرحین ٹوٹ گئی۔ اگلی صبح وہ روتی اپنا سامان اٹھا کر سیدھا جہانگیر کے پاس پہنچ گئی۔ دروازہ کھلتے وہ بائی سے لپٹ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ بائی مجھے وہاں نہیں رہنا، فیروز بہت ظلم کرتا ہے۔ جہانگیر فوراً غصے میں آ گیا، جبکہ پیچھے کھڑی مشال حیرت سے فرحین کو کانپتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ بات کچھ اور ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ تم اب وہاں نہیں جاؤ گی، جہانگیر نے فیصلہ سنا دیا۔ فرحین اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ مشال نے اسے اس کی حال پر چھوڑ دیا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر غیر معمولی خاموشی تھی۔ مشال جلدی جلدی چائے ختم کر رہی تھی، جبکہ جہانگیر اخبار پڑھ رہا تھا۔ بات سنیں، اسے جہانگیر کو مخاطب کیا۔ وہ میری یونی کی ایک فیلو کی والدہ انتقال کر گئی ہے، میں تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ جہانگیر نے اخبار سے نظریں اٹھائی۔ کب تک واپس آؤ گی؟ مشال کو غصہ آیا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا۔ شام تک۔ جہانگیر نے بس مختصر سا سر ہلایا۔ ڈرائیور لے جاؤ، اسے مشورہ دیا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ بنا مزید کچھ کہے اٹھ گئی اور جہانگیر کی نظریں چند لمحے اس کے وجود کا پیچھا کرتی رہ گئی۔ پھر اس نے دوبارہ اخبار کھول لیا۔ شام ڈھل رہی تھی، پھر رات ہونے لگی، مگر مشال واپس دے آئی۔ جہانگیر اب تیسری بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ممانی بھی پریشان تھا۔
फोन बन जा रहा था उसका। जहांगीर का दिल अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। वो खुद को बार बार समझा रहा था कि शायद देर हो गई होगी, मगर ना जाने क्यों दिल मुतमईन ही नहीं हो रहा था। तभी उसका फोन बजा। जहांगीर ने फौरन कॉल उठाई। मिशान, उसे बेचैनी से पुकारा। दूसरी तरफ चंदा में खामोशी रही और फिर फिरोज की भारी आवाज उड़ी। तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। जहांगीर के चेहरे का रंग बदल गया। वो एक झटके से खड़ा हो गया। फिरोज, मेरी बीवी को छोड़ दो। फिरोज मुस्कुराया। मेरी बीवी को घर वापस भेज दो, मैं मिशाल को छोड़ दूंगा। जहांगीर की मुट्ठियां भींच गई। तुम पागल हो? जहांगीर चिल्लाया। पागल तुमने किया मुझे। फिरोज ने दो बदो जवाब दिया। फरीन वापस नहीं आएगी। जहांगीर की आवाज टूट गई। तो फिर मिशाल भी नहीं जाएगी। कॉल कट चुकी थी और कॉल करते ही कमरे में भारी खामोशी छा गई। फिरोज चंद में फोन हाथ में लिए खड़ा रहा। चेहरे पर शिकस्ता सी मुस्कुराहट थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरें सामने बैठी मिशाल पर उठी। मिशाल की आंखों में खौफ था और एक टूटी हुई उम्मीद का गहरा साया भी। वो शायद अभी तक यही सोच रही थी कि जहांगीर आएगा, जरूर आएगा। शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिरोज ने तल्खी से हकीकत आश्कार की। मिशाल चौंकी। ऐसा मत कहें। फिरोज ने कर्ब से उसे देखा। मुझे माफ कर दे भाभी, मगर मैंने सोचा था कि वो आपसे मोहब्बत करता है। वो चंद में रुका। मगर मैं गलत था। ये जुमला सीधा मिशाल के दिल में उतरा। उसकी आंखें फौरन आंसुओं से भर गई। उसे जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि सिसकी बाहर न निकले, मगर अगले लम्हे आंसू पलकों से बह निकले। उसे सब याद आने लगा। वो पहली रात जब जहांगीर ने उसके वजूद की दजियां बिखेरी थी। तुम्हारे साथ मैं कभी बेड शेयर नहीं कर सकता। फिर हर वो लम्हा जब जहांगीर ने उसे शक की नजरों से देखा था। हर तंज उसके दिल में उतरता गया। हर सर्द लहजा उसे तोड़ता गया। और आज आज भी उसने एक बार भी नहीं पूछा था कि मिशाल ठीक है। उसके दिल बुरी तरह से टूट गया। वो रोते हुए वहां से उठी। मुझे घर जाना है। आवाज इतनी कमजोर थी कि खुद उसे भी अपनी आवाज अजनबी लगी। फिरोज खामोशी से उसे देखता रहा। विशाल दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर कदम लड़खड़ा गए। उसे दीवार का सहारा लिया और बामुश्किल खुद को संभाला। फिरोज की आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में ऐसे लोगों को तकलीफ दी जो पहले से अंदर से टूटे हुए थे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। फिरोज ने अपना सर थाम लिया और वो रोती हुई बाहर निकल गई। और फिरोज वहीं शदीद पछतावे के साथ खड़ा रह गया। दूसरी तरफ चंदू में जहांगीर फोन पर हाथ में लिए साकित खड़ा रहा, जैसे वाकई उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। पहली बार खौफ ने उसे अंदर से हिलाया था। उसके जहन में बार बार मिशाल का वही मासूम चेहरा आ रहा था। फरीन खामोशी से मुसलसल जहांगीर की बेचैनी देख रही थी। वो बार बार लोगों को कॉल कर रहा था, पुलिस से बात कर रहा था। उसकी आंखों में वाज़ेह खौफ था और पहली बार फरहीन टूट गई। वो धीरे से उसके कमरे में आई। भाई। जहांगीर फौरन उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ है, क्यों रो रही है? फरहीन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फिरोज के पास वापस जाना चाहती हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जहांगीर साकित रह गया। क्या मतलब? वो बारी आवाज के साथ बोला। तो फरहीन ने रोते हुए सब बता दिया। सारिन मेरा दोस्त था। मैं मोहब्बत करती थी उससे। विशाल ने रोका था मुझे, पर मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। उसने मिलने बुलाया। वो ठटक कर रुकी। जहांगीर ने बेचैनी से पहलू बचा। मैं मिशाल के साथ की। उसने मुझसे बदतमीजी की, धमकियां दी। मिशाल ने बचाया मुझे। उसने मुझे हौसला दिया। उसने मुझे उसे छोड़ने को कहा। वो ना होती तो शायद मैं। फरीन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोका था। विशाल बेकसूर थी भाई। सब मेरा किया धरा था। जहांगीर जैसे पत्थर का हो गया। अब सारिन ने फिर तंग करना शुरू कर दिया और वो फिरोज को सब बताने की धमकी देता है। फिरोज में खराबी नहीं, ये सब मेरा माजी है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। जहांगीर को अचानक वो तमाम लम्हे याद आने लगे जब उसने मिशाल को जलील किया था। तुम जैसी लड़की, बच्चल, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। उसकी सांस भारी होने लगी थी। अगले ही लम्हे उसका चेहरा खतरनाक हद तक सख्त हो गया। सारिन का नंबर दो मुझे, और तुम फिरोज के घर जाने की तैयारी करो। जहांगीर का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो चुका था। चंद घंटों के अंदर सारिन गिरफ्तार हो चुका था। उसके फोन पर धमकी, अमीज मैसेजेस और सब सबूत सामने आ चुके थे। फरीन कांपती हुई गाड़ी में बैठी, जबकि जहांगीर खामोश खड़ा था। उसे अब सिर्फ एक चीज की जल्दी थी, विशाल से मिलने की। और फौरन से फरीन को लेकर फिरोज के घर पहुंचा। दरवाजा फिरोज ने खुद खोला। उसका चेहरा बिखरा हुआ था, मगर जैसे उसने फरहीन को देखा, उसकी आंखें भर आई। तुम वापस आ गई? उसने फरहीन को गले लगा लिया। तुम मुझे सब बताते, क्या मैं तुम्हारा साथ ना देता? वो शिकवा कर रहा था। मैं डर गई थी। फरहीन की हिचकियां बंद हो गई।
तुम्हें खोने का तस्वुर तक नहीं मैं कर सकता। फिरोज ने फरहीन को गले लगा लिया था। विशाल कहाँ है? जहांगीर ने बेबसी से पूछा तो फिरोज चौंका। विशाल, डरावा मत करो। जहांगीर चिल्लाया तो फिरोज उलझ गया। मैंने तो उसे उसी दिन छोड़ दिया था। जहांगीर साकित रह गए। क्या? जिस दिन तुमने फरहीन को बेचने से मना किया था? फिरोज की आवाज बढ़ा गई। मैं किसी को इस तरह ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, मुझे माफ कर दे जहांगीर भाई। मगर वो तो उसी वक्त जा चुकी थी। जहांगीर के हाथ से जैसे सब कुछ निकल गया। तो विशाल कहाँ गई? चिल्लाया था। पहली बार जहांगीर को अपनी असल गलती का एहसास हुआ। उसका दिल जोर से धड़का। एक लम्हा जाया कि वो पलटा और दोबारा तकरीबन दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसे बस मिशाल तक पहुंचना था। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बार बार सिर्फ एक ही ख्याल जहन में आ रहा था कि मिशाल कहाँ गई, किस हाल में होगी, और क्या वाकई वो उससे इस हमेशा के लिए दूर हो गई। उसे गाड़ी तकरीबन हवा से उसकी बातें करने लगी। रास्ते भर उसे मिशाल का रोता चेहरा याद आता रहा। पहली बार उसे एहसास हो कि उसने सिर्फ मिशाल पर शक नहीं किया, उसने उसे तोड़ दिया था। घर पहुंचते ही वो तेजी से अंदर आया। ममानी फौरन उठ खड़ी हुई थी। उन्हें फरहीन ने सब बता दिया था। जहांगीर, मिशाल अपने मेके हैं, तुम्हारी फूफो के पोर्शन में। जहांगीर फौरन पलटा और तकरीबन दौड़ता हुआ उनकी तरफ पड़ गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। हल्की जर्द रोशनी भी। लॉन सुनसान लग रहा था। वहां झूले के करीब मिशाल खामोश बैठी थी। आंखें सुर्खती, चेहरा बुझा हुआ था। जहांगीर के कदम सुस्त हो गए। चंदा में उसे देखता रहा। दिल अजीब से दर्द से बढ़ने लगा। मिशाल ने भी आहट महसूस कर ली थी। उसने नजरें उठाकर उसे देखा। दोनों की नजरें मिली और मिशाल की नजरें खाली थी, बेहद टूटी। वो बिना कुछ कहे फौरन उठी और अंदर की तरफ चल दी। मिशाल। जहांगीर उसके पीछे लगा मगर वो रुकी नहीं। वो सीधा कमरे में गई और जोरदार आवाज से दरवाजा बंद कर दिया गया। जहांगीर चंद सेकंड साकित खड़ा रहा। वो तेजी से दरवाजे तक आया। विशाल, दरवाजा खोलो। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, अलबत्ता हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। जहांगीर का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। उसने पहली बार बेबसी महसूस की। विशाल प्लीज। उसे दरवाजा जोर जोर से खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। वो दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। एक बात तो सुन लो मेरी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। विशाल चिल्लाई तो जहांगीर ने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में फौरन वो तमाम लम्हे घूम गए जब मिशाल ने बात करनी चाहिए थी और वही उसे चुप करवाता रहा था। आज हालात बदल चुके थे। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, जहांगीर ने बाहर खड़े खड़े कहा, और कमरे के अंदर फिर खामोशी छा गई। आपको तो मुझ पर एतबार ही नहीं था ना? विशाल की आवाज आंसू से भरी हुई थी। ये जुमला सीधा उसके दिल पर लगा। जहांगीर ने फौरन दरवाजे पर हाथ रखा। विशाल, मेरी बात तो सुनो प्लीज, दरवाजा खोल दो। क्यों सुनूं? वो चिल्लाई थी। अब उसकी आवाज कदरे बुलंद थी। मैं क्यों सुनूं आपकी बात? हाँ, ताकि आप दोबारा मुझे तुम जैसी लड़की कह सके। जहांगीर का सर शर्म और दुख से झुक गया। मैं शर्मिंदा हूँ। वो शिकरत खौरदा सा बोला तो मिशाल की तंजिया आवाज उपड़ी। मगर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था। जहांगीर की सांस बारी हो गई। मुझे पता है। विशाल ने उसकी बात काटी। नहीं, आपको कुछ नहीं पता। विशाल अब टूट कर बिखरने लगी थी। आपने कभी मुझे जानने की कोशिश ही नहीं की। जहांगीर खामोश हो गया क्योंकि ये सच था। विशाल लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त कह रही थी। वो हमेशा अपने गुमानों पर यकीन करता रहा, विशाल पर नहीं। वापस चलो मेरे साथ। चंदमो बाद वो बोला तो अंदर फौरन से तलखी से हंस पड़ी। वहां आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करते? ऐसा नहीं है। तो कैसा है? वो भड़क उठी तो जहांगीर ने बेख्तियार पेशानी दरवाजे से टिका दी। पहली बार उसकी आवाज में गुरूर नहीं था, सिर्फ पछतावा था। सब कुछ खाक हो गया था। वो हार गया था। मैं डर गया था मिशाल। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा उसे बगैर सोचे तुम्हें कसूरवार मान लिया। उसकी आवाज भरा गई। लेकिन आज पहली बार एहसास हुआ कि कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा था। मिशाल दरवाजे की दूसरी तरफ खामोश खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। आप जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? जहांगीर फौरन चौंका। कब? जब फिरोज ने कहा कि आपको मेरी परवाह थी। जहांगीर की मुट्ठियां भींच गई। उसने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली। ऐसा मत कहो। वो सख्त रंजीदा हुआ। क्यों ना कहूं? वो रोते हुए चिल्लाने लगी। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। आपने मेरी हिफाजत की बात की थी ना। आपने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जहांगीर, मुझे अंदर से हिल गया था। उसे एहसास हुआ कि वाकई उसने गुस्से में सिर्फ फरहीन के बारे में सोचा था। शाल के खौफ, उसके दर्द की हालत के बारे में नहीं सोचा था। उसने दुख और अजियत से अपनी आंखें बंद कर दी। मैं दुनिया का बदतरीन इंसान हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे एक मौका दे दो। वो दरवाजे के करीब मजीद झुक गया। मैं हर गलती का मदावा करूंगा,
विशाल ने फौरन नफी में सर हिलाया। टूटा हुआ एतबार वापस नहीं आता जहांगीर। उसके दिल में जैसे कुछ चुभ गया। पहली बार विशाल ने उसे नाम लेकर पुकारा था और इस एक लम्हे में उसे शिद्दत से एहसास हुआ वो वाकई उसे खोने के करीब पहुंच चुका है। रात काफी गुजर चुकी थी। पूरा घर खामोश था मगर विशाल के कमरे के बाहर मुसलसल दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी। विशाल, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज पहले की तरह सख्त नहीं थी। वो हार मानने लगा था। विशाल ने घुटनों में चेहरा छुपा रखा था। आंखें मुसलसल रो रो कर सूज चुकी थी। चले जाएं, उसने बामुश्किल कहा। और बाहर चंद लम्हे भर खामोशी रही और फिर एक बार फिर जहांगीर की धीमी आवाज उठी। बात कर लिया तुमसे। विशाल तंजिया हंसी हंसने लगी। अब क्या फायदा, अब तो सब खत्म हो गया ना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जहांगीर ने दरवाजे पर हाथ रखा। विशाल प्लीज। मगर विशाल का दिल जैसे पत्थर हो चुका था। वो उठकर दरवाजे के करीब गई मगर खोला नहीं, बस दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। दरवाजे के उस पार जहांगीर भी खामोश खड़ा था। दोनों के दरमियान सिर्फ लकड़ी का एक दरवाजा था लेकिन बेशुमार गलत फहमियां थी। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। विशाल की भारी आवाज उठी। विशाल की आंखें बंद हो गई। उसका दिल और भरा है। चाहे यहाँ से। उसने कोई 10वीं बार ये कहा था, नहीं जाऊंगा। इस बार उसका लहजा जिद्दी था। जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं यही खड़ा रहूंगा। तो खड़े रहे। जहांगीर वाकई में खामोश हो गया। वक्त गुजरता गया। रात गहरी होने लगी। मिशाल वहीं फर्श पर बैठी रोती रही और बाहर जहांगीर वाकई वहीं खड़ा रहा। काफी देर बाद मिशाल आहिस्ता से उठी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे बेख्तियार कमरे की तरफ देखा। पर्दा हटाया और उसे अगली लम्हे उसका दिल धक से रह गया। जहांगीर अब भी वहीं खड़ा था। रात की ठंडी हवा में उसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। शायद वो काफी देर से वहीं था। उसी लम्हे जहांगीर ने भी सर उठाया और दोनों की नजरें मिली। चंद में कुछ ना वो बोल सका और फिर जहांगीर आहिस्ता से उसके करीब आके बढ़ा। उसकी आंखों में पहली बार बेहद बेयकीनी और नदामत थी। उसके लहजे में एक अजीब सी इल्तिजा थी। विशाल प्लीज। उसके लब हिले मगर विशाल के दिल में जमा हुआ दर्द फिर निडर हो गया। उसे एक बार फिर आंखों उसकी भर आई थी। उसे जोर से अपनी अपनी खिड़की बंद कर दी और बाहर खड़ा जहांगीर छंद में साकित रह गया। उसे लगा वो विशाल के को कभी नहीं पा सकेगा। अगले दिन फरहीन विशाल के पास मौजूद थी। चंद में दोनों एक दूसरे को देखते रहे। क्यों नहीं आई तुम यहाँ? फरहीन धीरे से उसकी तरफ बढ़े। विशाल मेरी बात सुनो। विशाल फौरन एक कदम पीछे हट गए। नहीं हरगिज़ नहीं, मेरी करीब मत आना। फरहीन की आंखों से आंसू फौरन से जारी हो गए। प्लीज मेरी बात सुनो। फरहीन ने एक झटके से उसे देखा। क्या सुनो? हाँ। विशाल की आवाज बुलंद हुई। ये कि तुम मासूम हो, ये कि सब गलती से हुआ। फरहीन साकित रह गई। विशाल की सांस फूल गई। तुमने भी मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया फरहीन। तुम्हारी वजह से मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियां नहीं देख सकी। उसका हर लफ्ज दर्द में डूबा था। मैं हर बार तुम्हारे लिए खड़ी रही, हर बार। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे फौरन से अपने आंसू को साफ किया। और तुमने अपने भाई को मेरे खिलाफ भड़काया? नहीं विशाल, हाँ यही सच है। वो चीख पड़ी। तुम ही असल मुजरिम हो। तुमने सारिम को मेरा बॉयफ्रेंड बताया। विशाल फट पड़े। मैं डर गई थी। विशाल ने तलख हंसी हंसते उसे देखा और मैं बर्बाद हो गई। कमरे में सुनाटा छा गया। विशाल ने आंसू साफ किए। तुम्हें अंदाजा भी है जहांगीर ने मुझे किन नजरों से देखा है? उसकी आवाज टूट गई। वो इंसान जिससे मैं मोहब्बत करने लगी थी, वो मुझे बदचलन कहता था। पहली बार उसने ये एतराफ बुलंद आवाज में किया था और यही एतराफ उसे मजीद तोड़ गया। उसे लगा मैं किरदार से गिरी हुई लड़की हूँ। फरहीन रोते हुए उसके करीब आई। विशाल प्लीज मुझे माफ कर दो। उसे अपने हाथ जोड़े और हिचकियों से रोते हुए विशाल का हाथ पकड़ना चाहा मगर विशाल ने फौरन से उसे झटक दिया। मत छुओ मुझे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम मेरी जिंदगी की तबाही की जिम्मेदार हो। फरहीन पीछे हट गई। उसी लम्हे फरहीन का मोबाइल बज उठा। उसे बेदिली से कॉल उठाई मगर अगले लम्हे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? विशाल चौंक गई। क्या हुआ? फरहीन के हाथ कांपने लगे। भाई को अटैक हुआ है। विशाल का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। जहांगीर? उसकी फंसी फंसी सी आवाज निकली। अस्पताल में है। अगले लम्हे विशाल दरवाजे की तरफ भागी। ओसी अस्पताल में पहुंच गई जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अस्पताल की सफेद दीवारें अजीब खौफ पैदा कर रही थी। विशाल तकरीबन दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। उसका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था। दिल मुसलसल एक ही दुआ मांग रहा था कि वो ठीक हो। कॉरिडोर के आखिर में डॉक्टर खड़े थे। फरहीन रोते हुए उनसे बात कर रही थी। वो कैसे हैं? विशाल की आवाज कांप गई। शायद शदीद जहनी दबाव की वजह से हालत खराब हुई थी। उन्हें मेजर अटैक आया है।
अभी होश आया मगर बहुत कमजोरी है उन्हें। विशाल की आंखें फौरन भर आई। मैं उनसे मिल सकती हूँ क्या?" डॉक्टर ने सर हिलाया, लेकिन मुख्तसर वक्त के लिए। विशाल के कदम जैसे सुन हो गए। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला और अगले लम्हे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहांगीर बेड पर लेटा था। हाथों में ड्रिप्स लगी थी। चेहरा जर्द और कमजोर लग रहा था। मगर सबसे ज्यादा तकलीफदा चीज ये थी कि वो बार बार बेहोशी में एक ही नाम ले रहा था, विशाल। विशाल के होंठ लर्स गए। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। तभी जहांगीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धुंधली नजरों से उसे देखा। चंद लम्हे जैसे वो यकीन ही न कर सका। "तुम आ गई?" उसके होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। "मुझे यकीन था तुम आओगी।" बस इतना सुनना था कि मिसाल टूट गई और फौरन झुककर उसके गले लग गई। "आप पागल हैं? आपको कुछ हो जाता तो?" जहांगीर ने पूरी शिद्दत से उसे अपने हिसार में ले लिया। विशाल उसके सीने से लगी बस रोए जा रही थी। "बस मेरी जान, खामोश हो जाओ। मैं अब ठीक हूँ।" जहांगीर ने खामोशी से उसके बाल सहलाते हुए कहा। "मैं तुमसे नफरत नहीं करता मिशाल।" उसकी आवाज टूट गई। "मैं डरता था बस।" विशाल खामोशी से उसे देखती रही। "सारे वाले दिन के बाद लगा था कि तुम भी बाकी लड़कियों जैसी हो।" उसने आंखें बंद कर ली। "मगर तुम तो हर बार सबके लिए लड़ती रही।" मिशाल के आंसू फिर बह निकले। "आपने कभी मुझसे यकीन ही नहीं किया मुझ पर।" जहांगीर ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। "सब करता, शायद खुद से भी ज्यादा।" उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। "एक मौका दे दो, सिर्फ एक।" विशाल मुस्कुराए। "मौका दिया है तो ही आई हूं ना आपके पास। वैसे तुम रोते हुए बहुत बुरी लगती हो।" विशाल बेख्तियार हंस पड़े। आंसू के दरमियान वो हंसी तो जहांगीर के दिल को खूबसूरत लगी थी। और अब अस्पताल के बेड पर ये एटीट्यूड नहीं भूले ना? जहांगीर ने पहली बार खुलकर मुस्कुराते उसे देखा। उससे आहिस्ता से उसे दोबारा अपने करीब कर लिया। "अब यही मचाना।" विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीने पर सर रख दिया। "अब आप छोड़ेंगे तब भी नहीं जाऊंगे।" और अब पहली बार उन दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी बाकी नहीं रही थी। 4 साल बाद समंदर के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था और बच्चे शोर मचा रहे थे और रेत पर खेल रहे थे। मिशाल हाथ बंधे खड़ी अपने 4 साला बेटे आहद को घूर रही थी, जो पानी में बार बार छलांगे लगा रहा था। "आहद, बाहर निकलो वरना बीमार हो जाओगे।" आहद ने जुबान निकाली। "बाबा ने कहा है खेलने दो।" मिशाल फौरन पलटी। जहांगीर आराम से चाय का कप लिए हाथ में लिए बैठा था, जबकि उसकी नन्ही बेटी इजल उसकी गोद में बैठी चिप्स खा रही थी। "आपने कहा था।" जहांगीर ने संजीदगी से उसे देखा। "बच्चों को बचपन एंजॉय करने दो विशाल।" "हाँ, और माए हार्ट अटैक लेती रहे।" फरहीन की हंसी निकल रही थी। वो फिरोज के साथ करीब बैठी हुई थी, जबकि उनकी बेटी रेत रेत का घर बना रही थी। वैसे अहद बिल्कुल जहांगीर भाई पर गया है, जिद्दी और शरारती। फरहीन ने कहा तो जहांगीर ने नफी में सल लाया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट अपने बाप की। मिशाल ने तारीफ की तो जहांगीर ने अब की बार उसे घूरा। "मैं शरारती नहीं था।" विशाल तंजिया हंसी। "जी हाँ, आप तो बचपन में भी ऑफिस फाइल लेकर पैदा होंगे।" फरहीन और फिरोज जोर से हंस पड़े। तभी आहद भागता हुआ आया और सीधा जहांगीर से लपट गया। "बाबा, मामा बहुत डांटती है।" जहांगीर ने फौरन बेटे को अपनी तरफ खींचा और उसकी तरफदारी की। "मेरे बेटे को कोई नहीं डांटेगा।" जहांगीर ने वार्निंग दी। "अच्छा, अब संभाले भी इसे।" इजल फौरन विशाल के पास आकर लिपट गई। "मैं मामा की हूँ।" जहांगीर ने अफसोस से सर हिलाया। "लो जी, धोखा हो गया मेरे साथ।" सब दोबारा से हंस पड़े। कुछ लम्हे बाद मिशाल खामोशी से समंदर की तरफ देखने लगी। जहांगीर ने आहिस्ता से उसके करीब बैठते उसे गौर से देखा। "क्या सोच रही हो?" मिशाल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। "यही सोच रही हूँ कि अब जिंदगी आसान और प्यारी लगने लगी है, आपकी मोहब्बत की बदौलत।" जहांगीर ने धीमी सांस ली। "सच में अगर तुम ना मिलती ना, तो शायद मैं कभी मोहब्बत समझ ही ना पाता।" विशाल चंद में खामोश रही, फिर धीरे से उसके कंधे पर सर रख दिया। सामने बच्चे शोर मचा रहे थे। पीछे समंदर की लहरें थी। उन दोनों के दरमियान आखिरकार सुकून था। एक ऐसा सुकून जिसने उनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दिया था। आपको कायनात और जहाज़ेब की ये मोहब्बत और जज्बात से भरपूर कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और ऐसी ही मज़ीद मोहब्बत भरी कहानियाँ सुनने के लिए उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी ही मज़ीद मोहब्बत भरी कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो अगली कहानी के साथ जल्द फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।